Hi friends, good morning to everyone. English class. Welcome to you all Vidyasagar online English classes. Today I am going to start your chapter Dust of Snow. ये 10th क्लास का सबसे फर्स्ट पोएम है दैट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फॉस्ट. आप जानते हैं कि रॉबर्ट फॉस्ट काफ़ी फेमस अमेरिकन पोएट हैं. इनके जितने भी वर्क्स हैं, जितने भी इनके पोएम हैं, वो डिपिक्ट रियल ऑफ लाइफ को करते हैं. मतलब जो लाइफ में सफरिंग है, जो जॉय है, सैडनेस है, इमोशंस है, उसको एज इट इज़ अपने वर्क्स में, अपने पोएम में लिखने की कोशिश करते हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे पड़ता है. रॉबर्ट ली फॉस्ट born in March 26, 1874 and died in January 29, 1963. रॉबर्ट फोस्ट का जन्म मार्च 26 और 1874 को हुआ. जनवरी 29, 1963 में इनकी मृत्यु हो गई. एक फेमस अमेरिकन पोएट है. His works was initially published in England before it was published in America. इनके जितने पोएम हैं, जितने वर्क्स हैं, वो अमेरिका में पब्लिश्ड होने के पहले इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुआ था. ओके, इंग्लैंड में पब्लिश्ड हुआ था. नेक्स्ट, नोन फॉर इज रियलिस्टिक डिप्लीकेशन ऑफ रूरल लाइफ. अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि इनका जितना भी वर्क्स है, जितना भी पोएम है, हमारे रियल लाइफ पे बेस्ड होता है. इंसान की क्या फीलिंग्स होती है, क्या सोच होती है, क्या सफरिंग होता है, वो पूरा का पूरा इनका वर्क्स उसी पे बेस्ड होता है. नेक्स्ट, Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer Prize for poetry. ये एक ऐसे पोएट हुए हैं जिनको 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज मिल चुका है इनके पोएट्री के लिए. मतलब इनका वर्क्स, इनका पोएम इतना बेहतरीन, इतना अच्छा होता था, जिनके कारण इनको 4 टाइम्स पुलिट्जर प्राइज इन्होंने रिसीव किया है. नेक्स्ट, हम लोग पहले इस पोएम पे आने के पहले कुछ चीज़ों को हम लोग देखेंगे. जैसा आप सुनते भी होंगे, ऐसा कभी आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा. वन थिंग, सपोज आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने से बिल्ली चली जाती है, तो लोग ऐसा मानते हैं, सोसाइटी में ऐसा आप सुनते भी होंगे, ऐसा मानते भी होंगे कि जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो काम शायद पूरा नहीं होगा, या अनफॉर्चुनेट बैड लक मानते हैं. अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, सामने से एक बिल्ली गुजर जाए, तो शायद आप ऐसा मानते हैं कि शायद वो काम पूरा नहीं होगा. उसको हम लोग बैड लक एज्यूम करते हैं, है ना. ठीक उसी तरह से इस पोएम के अंदर भी पोएट ने 2 चीज को लिया है, क्रो एंड हेमलॉक ट्री. क्रो एंड हेमलॉक ट्री. क्रो, हेमलॉक ट्री, यू कैन से कैट. दिस ऑल आर सिग्निफाइज फियर्स, डेथ, ग्लूम, सैडनेस, बैड लक, अनफॉर्चुनेट. ये सारी चीज बुरी चीजों को दर्शाते हैं, ऐसा सोसाइटी में लोग मानते हैं. राइटर कहते हैं कि ये लोगों ने खुद ने बनाए हैं, ऐसा रियल में नहीं होता है. ये लोग का ऐसा सोचना है, ऐसी थिंकिंग सोसाइटी के लोगों का है, ऐसा रियल में नहीं होता है. आपके पोएट रॉबर्ट फॉस्ट इस चीज को एक पोएम में वो कैसे सही हो सकता है, कैसे वो लकी साबित हो सकता है, उसके बारे में बात करते हैं. लेट अस, आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर पोएम. डस्ट ऑफ स्नो. इसका थीम क्या है, इसकी समरी क्या है, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन से यूज हुए हैं, इस पे क्वेश्चन कौन सा एग्जामिनेशन से पूछा जाता है, वो सारी चीज का डिटेल हम लोग यहाँ पे सीखेंगे. लेट्स स्टार्ट द पोएम डस्ट ऑफ स्नो.
डस्ट ऑफ स्नो का मीन्स मतलब क्या है? यहां पे डस्ट का मतलब कोई धूल नहीं है, कोई मिट्टी नहीं है। यहां पे डस्ट का मतलब फॉल होना, पोर होना, स्नो का गिरना। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहां पे राइटर ने दो चीज को लिया है, क्रो और हेमलॉक ट्री। जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बताया कि क्रो, हेमलॉक ट्री ये बुरी चीजों को सिंबलाइज करते हैं, लोग इसको शुभ नहीं मानते हैं। बट राइटर यहां पे कहना चाहते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री उनके लिए कितना अच्छा रहा। जैसे द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार से कौवे ने मेरे ऊपर स्नो को फॉल किया। द वे अ क्रो डस्ट सुक डाउन ऑन मी, जिस तरह से कौवे ने डस्ट ऑफ स्नो को मेरे ऊपर फॉल किया हेमलॉक ट्री से। दिस इज नॉट मेंशन इन दिस पोएम, कैसे फॉल किया वो नहीं इसमें मेंशन है। हो सकता है कौवे के मूवमेंट से, क्रो के मूवमेंट से हो गया होगा, या हो सकता है क्रो अपने विंग्स को फ्लैप कर रहा होगा, फ्लैप करने से बर्फ का टुकड़ा नीचे गिर गया होगा, है ना। तो दिस इज नॉट मेंशन इन दिस पोएम, वी कैन ओनली इमेजिन, हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं। कहते जिस प्रकार से कौवे ने बर्फ का टुकड़ा हमारे ऊपर गिराया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा पूरा का पूरा हार्ट और मूड दोनों चेंज कर दिया। मीन्स व्हाट? मतलब ये दोनों चीजें राइटर के लिए लक्की साबित हो रही है। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार से कौवे ने हेमलॉक ट्री से नीचे बर्फ के टुकड़े को गिराया, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा हार्ट, मेरा दिल और मूड दोनों चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे हैड रूड, रूड का मतलब रिग्रेट करना, मतलब जो मेरा समय बीत चुका मुझे उसके बारे में पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन जो समय मेरा बच गया वो मेरा सेव हो गया। मतलब उस समय को हम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब जो समय मेरा बर्बाद हो चुका उसकी मुझे पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन जो समय मेरा बच गया उसको, उस समय को सही चीज में यूटिलाइज किया जा सकता है। कहने का मतलब ये चीजें पहले लोग सोसाइटी में सोचते थे कि ब्लैक कैट और ब्लैक क्रो, यू कैन से हेमलॉक ट्री टोटली सिग्निफाइज बैड लक, यू कैन से सिंबल्स ऑफ फियर, सिंबल्स ऑफ डेथ, सिंबल्स ऑफ ग्लूम। बट यहां पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं नहीं, ये चीजें फॉर्चुनेट है, लक्की है, ऐसा लोगों ने बनाया है, लेकिन रियल में चीज लकी होती है। ऐसा कुछ नहीं कि वो चीज अनफॉर्चुनेट और बैड लक होता है, क्योंकि ये दोनों चीज से ही राइटर का टोटली मूड चेंज हो जाता है, टोटली हर्ट चेंज हो जाता है। सो यहां पे हम कह सकते हैं, है ना, कि जो चीज धारणा जो मन में हम बना लेते हैं कि ऐसा होता है, वो रियल में ऐसा नहीं है, लोगों की सोच पे डिपेंड करती है वो क्या सोचते हैं। क्लियर है? तो ये थी इसकी समरी, है ना। एक बार मैं हिंदी टोटल बता देता हूं। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जिस प्रकार से कौवे ने बर्फ का टुकड़ा हमारे पर फॉल किया हेमलॉक ट्री से, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मेरा हार्ट और मूड टोटली कंप्लीटली चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड, और जो मेरा समय बर्बाद हो चुका है उसकी मुझे पछतावा है, रिग्रेट है, लेकिन जो समय मेरा बच चुका है, जो आने वाला समय है, शायद मेरा काफी बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो पोएट था वो काफी सैड था, काफी दुखी था, है ना, इसकी फीलिंग्स काफी उदास थी, लेकिन अब वो सही हो चुका है। क्लियर है? तो यहां पे हमें अब देखना होगा, ये आपकी समरी थी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोएटिक डिवाइस। हम लोग पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। सो पोएटिक डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पोएम को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो भी पोएम्स होते हैं वो टोटली पोएटिक डिवाइस के हेल्प से लिखे जाते हैं। पोएटिक डिवाइस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, हाउ टू राइट पोएम, हाउ टू अट्रैक्ट पोएम, है ना। तो ये पोएम को राइट करने के लिए ये काफी बेसिक फंडामेंटल होता है पोएटिक डिवाइस। और पोएटिक डिवाइस जनरली आपके एग्जामिनेशन से पूछे भी जाते हैं, इट कैन बी आस्क्ड 2 और 3 मार्क्स। नेक्स्ट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस पोएटिक डिवाइस। फर्स्ट इज वन आयरोनी, फर्स्ट इज वन आयरोनी।
फर्स्ट इज वन आयरोनी. व्हाट डू यू मीन बाय आयरोनी? मीन्स ये कि पहले क्रो और हेमलॉक ट्री को क्या हम लोग बैड फॉर्चुनेट, बैड लक मानते थे, लेकिन राइटर यहां पे उसको सही दर्शा रहा है, सही उसको साबित कर रहा है. कहने के मतलब देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन अपीयरेंस एंड reality, there is contradiction between imagination and reality. What we said and what we done is known as irony. मतलब जो चीज हम सोचते हैं उसका जस्ट उल्टा होता है, यू कैन से आयरोनी. यहां पे लोग सोचते हैं कि क्रो और हेमलॉक ट्री काफी पॉइजनस है, काफी हेमलॉक ट्री पॉइजनस होता है, जहरीला होता है. क्रो क्या होता है? सिंबल ऑफ डेथ होता है, सिंबल ऑफ फियर होता है. लेकिन ये दोनों चीजें राइटर के लिए सही साबित हो रही है. मतलब पहले गलत था, अब सही हो रहा है. तो देयर इज कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी, यू कैन से आयरोनी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं एजोनेंस. एजोनेंस, व्हाट डू यू मीन बाय एजोनेंस? रिपीटेशन ऑफ वोवेल अल्फाबेट लेटर्स. रिपीटेशन ऑफ वोवेल अल्फाबेट लेटर्स इज नोन एज एजोनेंस. वोवेल अल्फाबेट लेटर, यू कैन से हियर ओ ओ ओ ओ. यू सी दिस लाइन? इस लाइन में ओ वोवेल अल्फाबेट लेटर है, बार बार रिपीट हो रहा है, यू कैन से एजोनेंस. नेक्स्ट, एलिट्रेशन. एलिट्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय एलिट्रेशन? रिपीटेशन ऑफ सेम अल्फाबेट लेटर्स and same sound of neighboring words. Repetition of same alphabet letter and same sounds of neighboring word. एक ही साउंड बार बार रिपीट करेगा, बार बार अल्फाबेट लेटर बार बार एक ही चीज रिपीट करेगा, उसको हम एलिट्रेशन बोलेंगे. यू कैन सी हियर सेव्ड सम पार्ट, एस एस, सेम अल्फाबेट लेटर सेम साउंड रिपीट कर रहा है, यू कैन से एलिट्रेशन. नेक्स्ट इज वन इंजैबमेंट. इंजैबमेंट, what do you mean by इंजैबमेंट? इंजैबमेंट means you see this paragraph, a paragraph or a passage written without punctuation marks is known as इंजैबमेंट. आप इस पैराग्राफ को देखें, कहीं पे कोई फुल स्टॉप, कहीं पे कोई कॉमा, कहीं पे कोई सेमीकोलन, कहीं पे कुछ नहीं है. मतलब ये पैराग्राफ टोटली बिना पंक्चुएशन मार्क का लिखा हुआ है, तो हम कह सकते हो क्या है? इंजैबमेंट है. अंडरस्टैंड? तो ये 4 पोएटिक डिवाइस थे जो इस पोएम के अंदर यूज किए गए थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस योर राइम स्कीम. व्हाट इज राइम स्कीम? I am going to discuss rhyme scheme. I am going to discuss rhyme scheme. I am going to discuss rhyme scheme. What is rhyme scheme? First you see these 4 lines. आप पहले इन 4 लाइन को देखें. सबसे लास्ट वर्ड पे आ जाए, क्रो, मी, स्नो, ट्री. जिन लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा उसको हम एज्यूम ए कर लेंगे, जिसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होगा उसको एज्यूम बी कर लेंगे. जैसे क्रो स्नो, क्रो स्नो, प्रोनाउंसिएशन ये दोनों वर्ड का सेम है, सो इसको हमने ए एज्यूम कर लिया. मी ट्री, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, इसको हमने बी एज्यूम कर लिया. देन इसका राइमिंग स्कीम क्या हुआ? फर्स्ट पैराग्राफ का राइम स्कीम ए बी
and AB. Next, you see these 4 lines. Hurt, mood, part, rude. हर्ट मूड, हर्ट पार्ट, हर्ट पार्ट, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, हर्ट पार्ट, इसको हमने ए एज्यूम कर लिया। नेक्स्ट मूड र्यूड, मूड र्यूड, इसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है तो इसको हमने बी एज्यूम कर लिया। देन इसका राइम स्कीम क्या हो गया, ए बी ए बी, मतलब हम वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं इन दोनों पैराग्राफ का राइम स्कीम क्या है, सेम है, ए बी। नाउ हम लोग राइम स्कीम अब डिस्कस कर चुके। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विच टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस पोएम। इस पोएम से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। सो क्वेश्चन फर्स्ट, सपोज आपके एग्जामिनेशन में ये 4 लाइन गिवन होंगे, ये 4 लाइन दे देगा, है ना, एंड इसके ऊपर 4 क्वेश्चन आपसे राइज किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कैन बी आस्क दिस गिवन अबव लाइंस बिलोंग्स टू व्हिच पोएम, ऊपर दिए गए लाइन किस पोएम से संबंधित है। देन यू मस्ट नो अबाउट द नेम्स ऑफ पोएम, पोएम का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, गिवन अबव लाइन, या यू कैन से हु इज द पोएट ऑफ दिस गिवन अबव लाइन, ऊपर दिए गए लाइन के पोएट कौन है आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, तो यू मस्ट नो अबाउट द नेम ऑफ पोएट। थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिनर कैन बी आस्क विच टाइप ऑफ पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस पैराग्राफ, ऊपर दिए गए पैराग्राफ में किस प्रकार का पोएटिक डिवाइस यूज्ड है। सो यू मस्ट नो अबाउट द होल पोएटिक डिवाइस, आपको पूरे पोएटिक डिवाइस पढ़ना होगा, उसके बारे में जानना होगा, पोएटिक डिवाइस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर कैन बी आस्क, वो पूछ सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ का राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम आपको भी पता होना चाहिए, ए बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पूछ सकता है एक्सप्लेन फर्स्ट 2 लाइन्स इन योर ओन वर्ड, एक्सप्लेन फर्स्ट 2 लाइन्स इन योर ओन वर्ड, ये पहले 2 लाइन को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करें, ऐसे ही पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है इन दिस गिवन अबव लाइन हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट व्हाट, ऊपर दिए गए लाइन में हेमलॉक ट्री किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो हमने बताया इस पोएम के अंदर, तो वो आपको पता होना चाहिए। और कोई भी पोएम को जब आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप सभी वर्ड्स को देखें ध्यान से, पर्टिकुलर वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग क्या होगा, एंड व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, आपको सभी उसका मीनिंग्स पता होना चाहिए, कौन से लाइन का कौन पोएट है, कौन सा लाइन किस पोएम में गिवन है, ये सारी चीज की जानकारी आपकी होनी चाहिए। ये आपके एग्जामिनेशंस में 4 मार्क्स का पूछा जाता है ना, पोएम का आपको 4 मार्क्स का पूछा जाता है, ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। क्लियर है। सो आई डिस्कस्ड ऑल द बेसिक फंडामेंटल रिलेटेड टू दिस पोएम, हमने सारी चीज की डिटेल कर ली है। फिर भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।